आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है फॉलोइंग कार्बोकेटाइन विल रीअरेंज टू। आपके पास ये कार्बोकेटाइन है और आपसे पूछा है कि इसका रीअरेंजमेंट इनमें से रीअरेंज करके कहां पर आपको पहुंचाना है। चलिए एनालाइज करिए। क्वेश्चन है फॉलोइंग कार्बोकेटाइन रीअरेंज टू। कार्बोकेटाइन रीअरेंज टू मतलब क्या है? कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट। और जो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट है उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या पढ़ाया है? लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन टू मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। मतलब कि जहां पर कार्बोकेटाइन होता है, जहां पर कार्बोकेटाइन होता है उसी के बगल से हाइड्राइड, अल्काइल, फिनाइल या बॉन्ड, इसी को आपको शिफ्ट करना है और इसी को शिफ्ट करके यहां से यहां पर पहुंचाना है। और यहां से यहां पहुंचाने के बाद अब जो स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। एच आर पी एच या बॉन्ड, इसी का फॉर्मेशन होगा। इसको मैं क्या बोल रहा हूं? इसको बोल रहा हूं लेस स्टेबल। ये कैसा होना चाहिए? लेस स्टेबल। और ये कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए मोस्ट स्टेबल। कैसा हूं? मोस्ट स्टेबल। कि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट आपको ध्यान रखना है कि जहां पॉजिटिव है उसी के बगल से हाइड्राइड, अल्काइल, फिनाइल ये बॉन्ड की शिफ्टिंग करनी है और इन्हीं की शिफ्टिंग करके आपको ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। और जो एक से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की संभावना हो तो उस केस में जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है उसी को आपको बनाना होता है। जैसे अगर ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे है क्या कि ये जो कार्बोकेटाइन आपने बना रखा है इसमें आपके पास CH3, इधर कार्बन, मिथाइल मिथाइल मिथाइल। मतलब अगर CH3 को CH+ को घेरे हैं तब बगल वाले कार्बन 3 हाइड्रोजन है, दैट मींस इसके पास केवल 3 हाइपर कंजुगेशन है। तो यहाँ पे आपके पास 3 हाइपर कंजुगेशन है और साथ साथ एक अल्काइल इधर का प्लस आई, एक अल्काइल इधर का प्लस आई, मतलब 2 प्लस आई सिस्टम में लगा हुआ है। एक टर्सरी ब्यूटाइल का प्लस आई लगा है और एक मिथाइल का प्लस आई लगा है और सिस्टम में रेजोनेंस नहीं है। तो रेजोनेंस की कंडीशन क्या थी? ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है नहीं, मतलब रेजोनेंस नहीं है। दूसरा जो पॉजिटिव चार्ज का केस क्या था कि जब कहानी में था ए के पास लोन पेयर, ए नेगेटिव चार्ज, बी के पास पॉजिटिव, तो लोन पेयर वाली कहानी भी नहीं है। और तीसरा था ए ट्रिपल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव, वो कहानी भी नहीं है। ये सारे कहां से आए थे? याद करिए, ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वही तो रेजोनेंस होता है। ए के पास लोन पेयर है, ये नेगेटिव चार्ज है, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये ट्रिपल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, ये ट्रिपल बॉन्ड, इनमें रेजोनेंस होता है। तो चूंकि इसमें रेजोनेंस है नहीं, हाइपर कंजुगेशन केवल 3 है, इंडक्टिव इफेक्ट केवल 2 है। अब मैं क्या बोल रहा हूं? लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन टू मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो यहीं पर आपको इसको हाथ से रखकर ढकना होता है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज सोचना होता है और ये जो ग्रुप लगे हैं इनके बारे में डिसाइड करना होता है। अगर इनकी वजह से यहाँ कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा हो तो मूवमेंट करा दो, लेकिन अगर इनकी वजह से कार्बोकेटाइन इससे कम स्टेबल बन रहा हो तो मूवमेंट मत करवाओ। जैसे अगर मैं यहां से मिथाइल को उठाकर यहां से यहां पर कर देता हूं और यहां पर पॉजिटिव चार्ज सोचता हूं तो यहाँ CH3 का अगेन 3 और 3 6 हाइपर कंजुगेशन मिलने वाला है। तो दैट मींस यहाँ पे केवल एक CH3 का हाइपर कंजुगेशन से 3 CH3 हाइपर कंजुगेशन आया या 2 CH3 का हाइपर कंजुगेशन से 6 हाइपर कंजुगेशन आया। तो दैट मींस यहाँ पर कार्बोकेटाइन एक तो टर्सरी बन रहा है, हाइपर कंजुगेशन का नंबर भी बढ़ रहा है। यहाँ कार्बोकेटाइन सेकेंडरी है, हाइपर कंजुगेशन का नंबर भी कम है। तो होगा क्या? लेस स्टेबल को मोस्ट स्टेबल में कन्वर्ट करने के लिए मिथाइल का मूवमेंट करवा दोगे और जब मिथाइल का मूवमेंट करवा दोगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब इसको चेक भी कर लो। अगर मैं इस कार्बोकेटाइन को घेरता हूं तो यहाँ 3 3 6 और एक 7, तो यहाँ 7 हाइपर कंजुगेशन आए। इंडक्टिव इफेक्ट देखूं तो एक मिथाइल का प्लस आई, दूसरा मिथाइल का प्लस आई, यहाँ तीसरा आइसोप्रोपाइल का प्लस आई, मतलब 3 प्लस आई लगा हुआ है। तो क्या लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में गया? ये नहीं गया। गया अभी ही आपको मिला लेना है। तो अगर इसको देखो तो एक पे 2 मिथाइल चाहिए, ये नहीं है। यहाँ देखो नहीं है, यहाँ आपको लग रहा है मिथाइल मिथाइल 2 आइसोप्रोपाइल, मिथाइल मिथाइल 2 आइसोप्रोपाइल, यही हमारा आंसर है। और डी में कह रहा है कि यहाँ पे प्राइमरी है, दैट मीन्स भूल जाइए। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए बेटा कि जहां पॉजिटिव है उसी के बगल वाले कार्बन के ऊपर फोकस करिए। यहीं से हाइड्राइड को, अल्काइल को, फिनाइल को या बॉन्ड को शिफ्ट करना है और लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन को मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट करना है। कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि सर एक ही कार्बन पर हमारे पास आपका अल्काइल ग्रुप भी है, इसी पे हमारा फिनाइल ग्रुप भी है, इस पे हाइड्रोजन भी है और यहाँ कार्बोकेटाइन बना हुआ है, अब किसका मूवमेंट कराएं?
क्या हम हाइड्राइड का मूवमेंट कराएं, फिनाइल का मूवमेंट कराएं या मिथाइल का मूवमेंट करवाएं? तो मैंने क्या बोला था, हाथ से इसको ढक लेना है और ढकने के बाद इनके ऊपर फोकस करना है। तो अगर मैं H को ढकता हूं और यहाँ कार्बोकेटाइन सोचता हूं तो PH का प्लस M है, CH3 का हाइपर कंजुगेशन है, मतलब H के मूवमेंट से फिनाइल का प्लस M, साथ में 3 हाइपर कंजुगेशन मिलेगा। अगर PH को ढक दें तो H रेफरेंस वैल्यू, CH3 का केवल हाइपर कंजुगेशन मिलेगा, और CH3 को ढक दें तो केवल PH का रेजोनेंस मिलेगा। तो जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन आ रहा है वो किसके मूवमेंट से आ रहा है, इसी हाइड्राइड के मूवमेंट से आ रहा है। तो इसीलिए कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ हाइड्राइड का मूवमेंट कराकर कुछ इस तरीके कार्बोकेटाइन के बारे में सोचना है, यही आपको बनाना है, यही बन जाएगा, ये तो बनेगा। लेकिन अगर दिमाग में आ ही गया कि सर फिनाइल का मूवमेंट करा दें तब क्या होगा, तो चेक कर लो। अगर फिनाइल का मूवमेंट कराते तो जो कार्बोकेटाइन आप बनाते वो कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा बनाते, ऐसा बनाते। अगर मान लो दिमाग में आ गया कि सर मिथाइल का मूवमेंट कराएं तब, तो जब मिथाइल का मूवमेंट कराओगे तो जो कहानी में किरदार आएगा वो किरदार कैसे आएगा, वो किरदार आपका कुछ इस तरह का बनेगा। तो यहाँ अगर देखो तो हाइपर कंजुगेशन केवल एक है, इंडक्टिव इफेक्ट केवल एक है, रेजोनेंस है नहीं, तो हाइपर कंजुगेशन केवल एक। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे एक रेजोनेंस के अलावा 6 हाइपर कंजुगेशन है, तो 6 हाइपर कंजुगेशन है, साथ में रेजोनेंस है। यहाँ देखो तो रेजोनेंस नहीं है लेकिन 5 हाइपर कंजुगेशन है, तो केवल 5 हाइपर कंजुगेशन है। यहाँ रेजोनेंस है, साथ में 2 हाइपर कंजुगेशन है, तो रेजोनेंस है, साथ में 2 हाइपर कंजुगेशन। तो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, यही तो गया। इसलिए कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा बेटा कि जहां पॉजिटिव है उसके बगल से हाइड्राइड, अल्काइल या फिनाइल के बॉन्ड की शिफ्टिंग करनी है, और हमेशा लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन को मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट करने के बारे में सोचना है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। अब क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीअरेंज्ड मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन ऑफ द गिवन स्पीशीज। आपके पास साइक्लोहेक्सेन के आगे CH2+ लिखा हुआ है और इसी को रीअरेंज करना है, और पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीअरेंज्ड मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, रीअरेंज्ड मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन ऑफ द गिवन स्पीशीज। क्या इसके रीअरेंजमेंट से मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा या ये बनेगा? कॉन्सेप्ट बनाते हैं। हमने आपसे बार बार क्या बोला है, जहां कहीं कार्बोकेटाइन है, जहां कहीं कार्बोकेटाइन है उसी के बगल से हाइड्राइड, अल्काइल, फिनाइल या बॉन्ड की शिफ्टिंग करनी होती है, और इसी लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन को इसके शिफ्टिंग से मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में हमको कन्वर्ट करना होता है। जो कि मूवमेंट हाइड्राइड का कराओगे तो यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, अल्काइल से R आ जाएगा, फिनाइल से PH आ जाएगा, और बॉन्ड शिफ्टिंग से बॉन्ड आ जाएगा। ये तो करना होगा। इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोला था लेस स्टेबल। ये कैसा होना चाहिए, लेस स्टेबल, और ये जो होगा ये कैसा होना चाहिए, मोस्ट स्टेबल। ये तो बनेगा। सोचिएगा तो कहानी में है क्या, कहानी में जो किरदार है उस किरदार में 6 मेंबर्ड रिंग है और उसी के बगल में पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर इसके हाइपर कंजुगेशन को देखें, इसको घेरें, तो बगल में केवल इस कार्बन एक ही हाइड्रोजन है, दैट मींस इसके पास केवल एक हाइपर कंजुगेशन है, रेजोनेंस है नहीं, क्योंकि ए डबल बॉन्ड भी सी के ऊपर पॉजिटिव चाहिए, डबल बॉन्ड है नहीं। ए के पास लोन पेयर बी के पास पॉजिटिव चाहिए, लोन पेयर है नहीं। ए के पास निगेटिव बी के ऊपर पॉजिटिव चाहिए, निगेटिव भी नहीं है। ए ट्रिपल बॉन्ड भी सी के ऊपर पॉजिटिव चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज वाला केस लें और उन्हीं 13 केसेस में निकालने की कोशिश करें कि ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव, निगेटिव, लोन पेयर, फेरिडिकल, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो पहला वाला केस ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव नहीं था। दूसरा, ए के पास लोन पेयर है बी के पास पॉजिटिव, ए के पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज बी के ऊपर पॉजिटिव, वो कहानी भी नहीं है। और एक ट्रिपल बॉन्ड भी सी के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, फेरिडिकल या ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ट्रिपल बॉन्ड के बगल में भी नहीं है, तो रेजोनेंस नहीं है। हाइपर कंजुगेशन के लिए जब घेरते हो तो बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन गिनना होता है कि हाँ हाइड्रोजन एक हाइपर कंजुगेशन है। इंडक्टिव इफेक्ट, एक ही तरफ कार्बन अटैच है तो एक ही तुम्हारे पास इंडक्टिव इफेक्ट भी लगा हुआ है। अब इसी कार्बोकेटाइन को मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट करना है, तो सोचिए अगर मैं इस पॉजिटिव को यहां लाना चाहता हूं तो यहां जो हाइड्रोजन है इसी हाइड्रोजन को यहां से उठाना है और यहां से यहां भेज देना है। और जब हाइड्रोजन को उठा के यहां से यहां भेज दिया तो तुम्हें जो स्ट्रक्चर मिला वो स्ट्रक्चर कैसे मिला, वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का मिल गया। यही करना है, मतलब इस कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करोगे और जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वो ये वाला बनेगा, और जब वो वाला बनेगा तो उसी को देख लो, यहाँ पे डबल बॉन्ड कह रहा है, ये पॉजिटिव
और यहाँ पे आगे मिथाइल, यही हमारा आंसर है। बी में यहाँ डबल बॉन्ड कह रहा है, डी में यहाँ डबल बॉन्ड कह रहा है। अब बच्चा फंसता कहां से है? बच्चा लैंग्वेज को नहीं पढ़ता है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीअरेंज्ड मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन? क्या लिखा है? रीअरेंज्ड मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब बच्चा रीअरेंज्ड को छोड़ देता है, उसको बस लगता है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन वो इसको पकड़ते हुए क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करता है और दिमाग में सोचता है कि सबसे पहले रेजोनेंस देखना है, रेजोनेंस नहीं है तो हाइपर कंजुगेशन देखना है, हाइपर कंजुगेशन में नहीं हो तो उस केस में इंडक्टिव इफेक्ट देखना है। और उसको लगता है कि यहाँ रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस है नहीं, रेजोनेंस हो गया, यहाँ रेजोनेंस नहीं है, तो बच्चा फोकस इन दोनों में करने लगता है और फिर यहाँ सोचता है कि यहाँ पे आपके पास रेजोनेंस के अलावा 2 हाइपर कंजुगेशन है, और यहाँ सोचता है कि रेजोनेंस के अलावा 2 हाइपर कंजुगेशन है, फिर सोचता है कि इसका आपका कंजुगेशन आया, फिर सोचता है कि इसका आपका कंजुगेशन आया, ये प्राइमरी बन गया, यहाँ सेकेंडरी बन गया, और हो सकता है कि इधर वो कह दे कि ये मेसर है, मतलब स्टेबल है। तो कहने का सिंपल सेंस ये बेटा कि आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि इन चारों में बताइए कौन ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, आपसे पूछ रहा है कि इसके रीअरेंजमेंट करने के बाद जो कार्बोकेटाइन बना है वो कौन सा बनेगा स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो फोकस हमको यहां से इसके प्रोडक्ट के बारे में सोचना है, या इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रीअरेंज कार्बोकेटाइन वाला प्रोडक्ट के बारे में सोचना है, इनडायरेक्टली रीअरेंज कार्बोकेटाइन के बारे में सोचना है। हमें इनके ऊपर फोकस नहीं करना है कि इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछे प्रॉपर तरीके से फोकस करिए, उसी हिसाब से आपको आंसर देना होता है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, एक कार्बोकेटाइन दिया है, अब बोला है द गिवन कार्बोकेटाइन रीअरेंजेस इनटू। ये जो कार्बोकेटाइन है रीअरेंज करके कहां जाएगा? ए ऑप्शन में आपको ये दे रखा है, बी ऑप्शन आपके पास ये है, सी ऑप्शन आपके पास ये है, और डी में कह रहा है नन ऑफ एबव। चलिए एनालाइज करिए कार्बोकेटाइन और उसका रीअरेंजमेंट। तो हम आपसे बार बार क्या बोला है? हमने आपसे बार बार ये बोला है कि जहां पॉजिटिव है उसी के बगल से हाइड्राइड, अल्काइल, फिनाइल या बॉन्ड, इन्हीं को आपको शिफ्ट करना होता है और इन्हीं को यहां से यहां पर पहुंचाना है। और इस लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन को मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में आपको कन्वर्ट करना है। इसको मैंने क्या बोला था? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट करना है। चलिए सोचिएगा, यहाँ के पॉजिटिव को यहाँ पे पहुंचा रहे हो तो यहाँ जो ग्रुप्स हैं वही डिसाइड करते हैं कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने वाला है तो क्या उसको स्टेबिलिटी देनी है या नहीं। अगर यहाँ पे जो ग्रुप है अगर उसके पास लोन पेयर है, दैट मीन्स रेजोनेंस से इसको स्टेबल करने लगेगा अगर यहाँ पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ कोई अल्काइल ग्रुप है तो प्लस आई हाइपर कंजुगेशन से स्टेबल करने लगेगा जब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर कभी NO2 वगैरह लगे होंगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, अगर गलती से यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना दिया तो उनको अनस्टेबल करने लगेगा। तो सारा फोकस है कि जहां पॉजिटिव है उसके बगल वाले कार्बन के ऊपर फोकस करना है। तो जहां पॉजिटिव है उसके बगल वाले कार्बन के ऊपर फोकस करना है। तो अगर यहाँ पे कार्बन के ऊपर फोकस करना है तो यहाँ CH3 है, OH है। सोचिए अगर OH और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर मैंने यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना दिया तो क्या OH का स्ट्रॉन्ग प्लस M मिलेगा या नहीं मिलेगा? और जो OH का स्ट्रॉन्ग प्लस M मिलेगा इसलिए इस मिथाइल को यहां से यहां शिफ्ट कर देना है। मतलब कि अगर इस कार्बोकेटाइन को एक बार में फिर से बना दूं तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिखा रखा है, यहाँ हमने CH3 दिखा रखा है, यहाँ वाले कार्बन पे इन्होंने एक ये CH3, एक यहाँ पे OH ले रखा है। मतलब अगर इस पॉजिटिव चार्ज को घेरता हूं तो 3 3 6, यहाँ कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है तो केवल 6 हाइपर कंजुगेशन है। लेकिन अगर मैं इस मिथाइल को यहां से यहां मूव करा दूं, तो जब इस मिथाइल को यहां से यहां मूव करा दूं तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, यहां आपके पास CH3 आ गया, यहां CH3 पहले से था, यहां C, ये हो गया पॉजिटिव, यहां हो गया CH3 और ये हो गया OH। सोचो यहां OH का स्ट्रॉन्ग प्लस M है, और जब यहाँ OH का स्ट्रॉन्ग प्लस M है मतलब इनडायरेक्टली यहाँ रेजोनेंस है और यहाँ केवल हाइपर कंजुगेशन है, तो क्या लेस स्टेबल मोस्ट स्टेबल में कन्वर्ट हो गया या नहीं हो गया? हो गया। यही आपको देख लेना है। और जब यही आपको देख लेना है तो पॉजिटिव उसके बगल में OH, तो पॉजिटिव उसके बगल में OH, यहाँ टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल, यहाँ टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल, यही हमारा आंसर तो है। यहाँ अगर सोचें तो 2 मिथाइल मिथाइल कह रहा है, यहाँ अगर सोचें तो CH2 पॉजिटिव कह रहा है, दैट मीन्स भूल जाइए।
तो कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन को मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट करना है, जहां पॉजिटिव है उसके बगल वाले कार्बन के ऊपर फोकस होना चाहिए। यहीं से हाइड्राइड, अल्काइल, फिनाइल या बॉन्ड की शिफ्टिंग करनी है और लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन को मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट कर देना है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, निकालोगे? गुड। यहाँ एक ट्विस्ट भी है, बच्चा गलती कैसे करता है, वो सोचता है कि इस कार्बन के तीनों तरफ कार्बन लगे हुए हैं, दैट मींस टर्सरी कार्बोकेटाइन है। वो सोचता गया है कि इस कार्बोकेटाइन के दो ही तरफ कार्बन लगे हैं, एक तो ऑक्सीजन है, दैट मींस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। तो कभी कभी बच्चा सोच सकता है कि टर्सरी सेकेंडरी में जा रहा है, जाएगा भी? तो हो सकता है उसके दिमाग में आ जाए कि नहीं जाएगा, हो सकता है आंसर लिख दे नन। लेकिन केयरफुल रहिएगा, यहाँ केवल इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी है, और यहाँ केयरफुल रहिएगा रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी है। और रेजोनेंस के कारण जो स्टेबिलिटी आई, OH का प्लसन के कारण जो स्टेबिलिटी आई वो बहुत ज्यादा आई। दैट मींस ये कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दैट। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, एक स्ट्रक्चर लिखा है और आपको दिया है द गिवन कार्बोकेटाइन रीअरेंजेस इनटू। ये जो कार्बोकेटाइन है वो रीअरेंज करके क्या बनाएगा? क्या वो रीअरेंज करके ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा या ये बनाएगा? एनालाइज करिए, सोचिएगा। द गिवन कार्बोकेटाइन रीअरेंजेस इनटू, अगेन क्वेश्चन किसका है? रीअरेंजमेंट का। और जो रीअरेंजमेंट का है तो हम आपसे बार बार केवल एक ही चीज कह रहे हैं, इसके ऊपर ही आपको बार बार फोकस करना है कि जहां पॉजिटिव है उसके बगल वाले कार्बन पे हाइड्राइड, अल्काइल, फिनाइल या बॉन्ड, इन्हीं के ऊपर फोकस करना है और इसी पर्टिकुलर से इनको यहां से यहां मूव कराना है। और यहां से हम मूव कराकर आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, ये इस तरह का कार्बोकेटाइन आपको बनाना होता है, यही आपको बनाना है। इस कार्बोकेटाइन को हमको बोलना है लेस स्टेबल है। ये कैसा होना चाहिए? लेस स्टेबल। और इसी को हाइड्राइड, अल्काइल, फिनाइल या बॉन्ड की शिफ्टिंग करके इस कार्बोकेटाइन को आपको कैसा बनाना है? मोस्ट स्टेबल। मतलब लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन को मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट करना है। एनालाइज करिए। जहां पॉजिटिव है उसके बगल वाले कार्बन पे इधर साइनाइड लगा है, और जहां पॉजिटिव है उसके बगल वाले कार्बन में CH3 लगा है। मतलब कहानी कुछ इस तरीके की है, यहां तो पॉजिटिव है लेकिन यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड N की बात कर रहे हैं और यहां पर दो अल्काइल ग्रुप CH3 की बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला था कि जहां पॉजिटिव है उसके बगल वाले के ऊपर फोकस करना है। तो जब यहां पर बगल वाले इसके ऊपर फोकस करना है तो यहां और यहां जो ग्रुप लगे होंगे उनके नेचर के बारे में सोचो। अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे और यहां पॉजिटिव बना रहे हो तो इस पॉजिटिव को स्टेबल बनाएंगे, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे और यहां पॉजिटिव बना रहे होंगे तो इस पॉजिटिव को ये अनस्टेबल बनाएंगे। तो ये जो Cn है ये Cn-I से पैसा खींच रहा है, दैट मींस इसको अगर गलती से यहां कार्बोकेटाइन बना दिया इसको अनस्टेबल बनाएगा। लेकिन यहाँ जो CH3 है ये प्लस आई से पैसा दे रहे हैं, तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज बनाओगे इसका तो वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमें पॉजिटिव यहीं पर बनाना है। अब दूसरी कंडीशन कि 4 मेंबर्ड रिंग है और इस 4 मेंबर्ड रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या करें? तो कहानी के अंदर एंगल का स्ट्रेन है, और जो एंगल का स्ट्रेन है तो मॉलिक्यूल अपने एंगल के स्ट्रेन को कम करने के लिए बॉन्ड को तोड़ता है। तो अगर इस पॉजिटिव को मैं यहां बनाना चाहता हूं तो इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आपको पकड़ना है और इसी इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर मूव करा देना है और इसको इसके साथ जोड़ देना है, और जिस बॉन्ड में कोई चेंज ना हो उसे पहले बना लो। अब यही का पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंच गया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बन गया, कुछ इस तरह की स्पेसिस बन गई। और इसको अगर आप ध्यान से देखो तो 3 मेंबर रिंग है, बगल में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। 3 मेंबर रिंग है, बगल में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा मॉलिक्यूल है? ये मॉलिक्यूल साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, CPM। तो CPM में आपने क्या पढ़ा है? कार्बन कार्बन यहाँ पर जो बॉन्ड है और ये वैकेंट ऑर्बिटल है, इस बेंड ऑर्बिटल का वैकेंट ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग होता है, तो ना दिखने वाला रेजोनेंस होता है। इसी को कभी कभी डांसिंग रेजोनेंस कह देते हैं। तो बेंड ऑर्बिटल का वैकेंट ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और इसकी स्टेबिलिटी एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रेजोनेंस से भी ज्यादा होती है। मतलब कभी बेंजाइल कार्बोकेटाइन हो जाए, कभी एलाइल कार्बोकेटाइन हो जाए, इनकी स्टेबिलिटी से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। दैट मीन्स अगर कभी 4 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव होगा तो कन्वर्ट कर किस में करना है? CPM में। तो इसका मतलब इस पॉजिटिव को यहां लाना है, और इस पॉजिटिव को यहां लाना है तो इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर फोकस करिए और इसी इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर भेजिए।
और जब इसके इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर भेज दिया तो यहां बना दिया पॉजिटिव, यहां बना दिया नेगेटिव, और यही नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर बना देगा बॉन्ड। और जब ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर बना देगा बॉन्ड, तो हमें जो चीजें मिली जिसमें कोई चेंज नहीं था उसको तो हमने सबसे पहले बना दिया ये कहानी का किरदार। ऐसा है। अब सोचो, यहाँ के पॉजिटिव को यहाँ से यहाँ भेज रहे हो तो यहाँ बना रहे हो पॉजिटिव चार्ज, और ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इस पर्टिकुलर को ऐसे दिखा रहे हो, ये तो दिखा रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि हमें एक 3 मेंबर रिंग लेना है, एक जगह साइनाइड लगाना है और बगल वाले कार्बन पे 2 मिथाइल लगाना है। तो दैट मीन्स इसी को थोड़ा सही तरीके से लिख दें तो ये आपका एक 3 मेंबर रिंग है, यहां हमने साइनाइड लगा दिया। 3 मेंबर रिंग है, यहां साइनाइड लगा दिया, बगल वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, यहां पे बगल में पॉजिटिव, इस पे 2 मिथाइल, तब बगल में पॉजिटिव, इस पे 2 मिथाइल, यही तो बना। अब इसी को आपको देख लेना होता है। तो ई ऑप्शन में 4 मेंबर रिंग भूल जाओ, बी में 4 मेंबर रिंग भूल जाओ, सी में जिस कार्बन पे साइनाइड है खींच रहा है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव पास पास अनस्टेबल, मतलब ये नहीं बनाना है। लेकिन यहाँ देखो CH3 देने वाला यहाँ का कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल, तो यही तो हमने बना रखा है, यही हमारा आंसर है। तो प्रॉपर तरीके से फोकस करिए बेटा कि हमें अगर कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करना है तो मैं बार बार बोल रहा हूं, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन टू मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। कैसे करना है? वाया हाइड्राइड शिफ्टिंग, वाया अल्काइल शिफ्टिंग, वाया फिनाइल शिफ्टिंग, या वाया बॉन्ड शिफ्टिंग। इन्हीं की शिफ्टिंग करनी है और शिफ्टिंग करके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाना है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, what is the state of hybridization of carbon in methyl carb anion? ए ऑप्शन है sp, बी ऑप्शन है sp2, सी ऑप्शन है sp3 और डी ऑप्शन है sp2d। चलिए एनालाइज करिए। what is the state of hybridization of carbon in methyl carb anion? मिथाइल कार्ब एनायन एनालाइज करो। सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं और कॉन्सेप्ट बनाते हैं, हाइब्रिडेशन क्या होता है। हाइब्रिडेशन क्या होता है? हाइब्रिडेशन के लिए हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया होगा कि हाइब्रिडेशन एक मैथमेटिकल अप्रोच होता है। हाइब्रिडेशन क्या होता है? हाइब्रिडेशन एक मैथमेटिकल अप्रोच होता है किसी एटम के शेप को समझाने के लिए। जैसे अगर कोई मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिडेशन होगा तो किसके शेप को समझाएगा? ये टेट्राहेड्रल शेप को समझाएगा। कोई sp2 होगा तो प्लेनर शेप को समझाएगा, कोई sp होगा तो उसके लीनियर शेप को समझाएगा। दैट मींस शेप पहले आता है, उसका समझाने का तरीका बाद में आता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि sp2 होगा तो प्लेनर होगा या प्लेनर होगा तो sp2 होगा, तो कौन सा स्टेटमेंट ज्यादा सही है? स्टेटमेंट प्लेनर होगा तो वो sp2 होगा, ये स्टेटमेंट ज्यादा सही है। कि बहुत बार ऐसे देखने को मिलेगा कि हर कार्बन sp2 होने के बावजूद भी मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होता है। जैसे साइक्लोऑक्टेट्राईन, याद करिए वो कैसा होता है? डब शेप्ड। 10-एनोलीन वो भी प्लेनर नहीं होता है, जिसमें हर कार्बन sp2 होता है। तो यहां अगर बात कर रहा है हाइब्रिडेशन का, तो हाइब्रिडेशन के लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि हाइब्रिडेशन इज अ मैथमेटिकल अप्रोच टू एक्सप्लेन शेप ऑफ एनी एटम इन अ मॉलिक्यूल। निकालते कैसे हैं? तो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए केवल और केवल आपका फोकस सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे होना चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अगर 2 है तो इसका मतलब sp है, अगर वैल्यू 3 है तो इसका मतलब sp2 है, अगर वैल्यू 4 है तो इसका मतलब sp3 है। ये तो बनेगा। सोचिएगा हमारा सारा का सारा फोकस किस पे होना चाहिए? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन आया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां होगा? सोचो क्या हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर होगा? नहीं, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड बना लिया। कि कार्बन के पास कोई लोन पेयर होगा? नहीं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों ने बॉन्ड बना लिया। चाहे सिंगल बॉन्ड में हो, चाहे डबल बॉन्ड में हो, चाहे ये ट्रिपल बॉन्ड में हो, चाहे 2 लगातार डबल बॉन्ड में हो, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। जब नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन बॉन्ड 3 ही बनाते हैं, लोन पेयर है। चाहे सिंगल बॉन्ड पे हो, चाहे डबल बॉन्ड पे हो, चाहे ये ट्रिपल बॉन्ड पे हो, लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, चाहे वो सिंगल बॉन्डेड हो, चाहे वो डबल बॉन्डेड हो। फ्लोरीन के पास बात करें तो फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। ये तो है। और जब बात करें मिथाइल कार्ब एनायन तो कैसे बना होगा? तो मिथाइल कार्ब एनायन मतलब ये मिथाइल, ये हो गया CH3 और कार्ब एनायन मतलब ये नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज कैसे बना होगा? कैसे बना होगा? 2 एटम ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया होगा और ये इलेक्ट्रॉन अगर इसका लेकर भाग जाए तो एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, अभी क्या बन गया है? बन गया है नेगेटिव चार्ज और इसको क्या बना दिया है? पॉजिटिव चार्ज।
मतलब नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन, एक पहले से था एक और आ गया, मतलब एक और आ गया, तो यहां जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, दो। तो अगर यहां दो इलेक्ट्रॉन है दैट मींस इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में गिन सकते हो। तो सिग्मा बॉन्ड 3 है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा अगर 3 है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3। 3 सिग्मा एक लोन पेयर, टोटल वैल्यू 4 है और 4 है तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3। तो ए ऑप्शन बोल रहा है sp है, दूसरा बोल रहा है sp2 है, तीसरा sp3 है और चौथा sp2d है, तो आंसर क्या हो गया, sp3। तो याद रखिएगा कि जब ये CH3 निगेटिव, मतलब इसका निगेटिव अगर रेजोनेंस में नहीं है तो आपका टेट्राहेड्रल शेप sp3 हाइब्रिडेशन। लेकिन कभी यही निगेटिव रेजोनेंस में होता, जैसे कहानी कुछ ऐसी होती CH2 CH और ये CH2 माइनस ऐसे होता, तो ए डबल बॉन्ड भी C के ऊपर निगेटिव है, दैट मींस ये निगेटिव चार्ज किस में है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। और जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो इस निगेटिव चार्ज या कार्बन का जो शेप होता, इस शेप कैसा होता, इस शेप होता प्लानर। और प्लानरिटी को समझाने का तरीका होता है, वो तरीका कौन सा है, sp2 हाइब्रिडेशन। तो जो कहानी में ए डबल बॉन्ड भी C के ऊपर निगेटिव होगा तो उस केस में हाइब्रिडेशन sp2 बोलिएगा, लेकिन जो सिंगल बॉन्ड के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा तो उस केस में कार्बन आयन का हाइब्रिडेशन sp3 बोलिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह दिमाग में बैठा लो। जिस सिंगल बॉन्ड से अटैच है, रेजोनेंस नहीं है, तो इसका मतलब उसको हम sp3 बोलना है, ठीक है। लेकिन अगर वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो उस केस में उसको प्लानर बोलना है और हाइब्रिडेशन sp2 से समझाना है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपके पास क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द कार्ब एनायंस। ए ऑप्शन दे रखा है CH3 3 बार है C पे निगेटिव, दूसरा दे रखा CH3 2 बार है CH पे निगेटिव, तीसरा CH3 CH2 पे निगेटिव और चौथा है CH3 निगेटिव। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा खोल के लिख दूं तो यहाँ की कहानी में यहाँ पर एक कार्बन पर 3 मिथाइल है और ये निगेटिव चार्ज है। इसकी कहानी में यहाँ पर एक कार्बन पे 2 मिथाइल है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ये निगेटिव है। इसकी कहानी में यहाँ एक ही कार्बन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इस पे निगेटिव। और इसकी कहानी में चारों तरफ कार्बन है और हाइड्रोजन है और इसमें निगेटिव। अब ये पूछ रहा है कि द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द कार्ब एनायन इज, डिक्रीजिंग घटते हुए क्रम में, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा तीसरा दूसरा पहला, चौथा पहला दूसरा तीसरा और पहला दूसरा चौथा तीसरा। सोचिएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करोगे, एनालाइज को कार्ब एनायन। तो कार्ब एनायन इलेक्ट्रॉन रिच है या डेफिशिएंट है, रिच है, ऑक्टेट पूरा है, साथ में नेगेटिव चार्ज है। तो जो रिच है तो इससे रिचनेस को फैलाना है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करना है, तो दैट मींस इससे अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, रेफरेंस वैल्यू होगा थोड़ी कम होगी। लेकिन इसी से कभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या क्या हो सकते हैं, -m हो सकता है, -I हो सकता है। इलेक्ट्रॉन डोनेशन क्या हो सकता है, +m हो सकता है, हाइपर कंजुगेशन हो सकता है, +I हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग किसी भी रूप में लगा रहता है कार्बन आयन को स्टेबल करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किसी भी रूप में लगा रहता है कार्बन आयन को अनस्टेबल करता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग किसी भी रूप में लगा रहेगा कार्बन आयन को स्टेबल करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग किसी भी रूप में लगा रहेगा कार्बन आयन को अनस्टेबल करेगा। तो दैट मींस ये जो कार्बन आयन में जो ग्रुप लगा है इन्हीं के नेचर के बारे में सोचना है। तो सोचिए क्या ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, नहीं। क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड भी C के ऊपर निगेटिव होना चाहिए, डबल बॉन्ड है नहीं। ये ट्रिपल बॉन्ड भी C के ऊपर निगेटिव होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड है नहीं। दैट मींस नेगेटिव चार्ज इनमें कहीं भी रेजोनेंस में नहीं है। अब हाइपर कंजुगेशन, सोचो क्या ये हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, नहीं। बच्चा सोच सकता है 3 CH3 3 हाइपर कंजुगेशन 3 तरफ से, मतलब 9 हाइपर कंजुगेशन गिन सकता है। लेकिन केयरफुल रहिएगा, हाइपर कंजुगेशन के लिए मैंने आपको क्या पढ़ाया है, हमने पढ़ाया है कि sp3 कार्बन चाहिए, इसके ऊपर कम से कम एक हाइड्रोजन चाहिए। sp3 कार्बन चाहिए, इसके ऊपर कम से कम एक हाइड्रोजन चाहिए, बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल, कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। मतलब कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इनमें हमको हाइपर कंजुगेशन सोचना है, कार्ब एनायन में हाइपर कंजुगेशन नहीं सोचना है। तो दैट मींस यहां हाइपर कंजुगेशन नहीं है, हाइपर कंजुगेशन नहीं है, हाइपर कंजुगेशन नहीं है, हाइपर कंजुगेशन नहीं है। अब बचा क्या, इंडक्टिव इफेक्ट।
तो यहाँ CH3 का एक प्लस आई, यहाँ प्लस आई, यहाँ प्लस आई, दैट मीन्स यहाँ पे तीन तीन प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ आ जाओ तो CH3 का प्लस आई, तो दैट मीन्स यहाँ पे दो प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ देखो तो यहाँ CH3 का प्लस आई, एक प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ रेफरेंस वैल्यू है, कोई इंडक्टिव इफेक्ट लगा हुआ नहीं है। तो यहाँ तीन तरफ से रिपल्सन है, यहाँ दो तरफ से रिपल्सन है, यहाँ एक तरफ से रिपल्सन है, यहाँ कोई रिपल्सन नहीं है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो मतलब सबसे ज्यादा पहले सोचना है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? ये आपका चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। वही देख लो, यह पहला दूसरा है, यह चौथा तीसरा दूसरा पहला, यही हमारा आंसर है। और सी बोल रहा चौथा पहला, यहां बोल रहा पहला दूसरा। तो फोकस अच्छी तरह से करिएगा बेटा कि कार्ब एनायन इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो इस नेगेटिव चार्ज को जितना ज्यादा डिस्पर्स कर दोगे, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करने के लिए आपको करना क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग उसको स्टेबल बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग उसको अनस्टेबल बनाएंगे, वो डायरेक्टली उसको रिपल्सन क्रिएट करेंगे। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल कार्ब एनायन। ए ऑप्शन है ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बी ऑप्शन है तीन फिनाइल ग्रुप लगा है, कार्बन में नेगेटिव चार्ज है, सी ऑप्शन तीन मिथाइल ग्रुप लगा है, कार्बन का नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ CH3 माइनस है। एनालाइज करिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल कार्ब एनायन, लीस्ट स्टेबल कार्ब एनायन। अब जरा सोचिएगा कार्ब एनायन कैसे होते हैं? कार्ब एनायंस आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, और अगर कार्ब एनायन इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज हैं, ठीक है, तो अगर इससे मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाऊं तो होगा क्या? इस नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्स कर गया, और जो नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करेगा इनडायरेक्टली इसको स्टेबल बनाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑफ एनी फॉर्म, चाहे वो -m के रूप में हो, चाहे -i के रूप में हो, ये इसको स्टेबल बनाते हैं। लेकिन अगर मैं रेफरेंस वैल्यू ले लूं तो तुलनात्मक कम स्टेबल होगा, लेकिन इसी से अगर कभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाता हूं तो दैट मींस ये होगा क्या? ये सबसे कम स्टेबल होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेशन क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेशन +m लगा सकते हो, हाइपर कंजुगेशन लगा सकते हो, +i लगा सकते हो, ये तो सोच सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग किसी भी रूप में लगा रहेगा, मतलब इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किसी रूप में लगा रहेगा, इसकी स्टेबिलिटी को गिराएगा। सोचिएगा पहला दे रहा है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और इसके ऊपर नेगेटिव है। दूसरा बोल रहा है तीन फिनाइल ग्रुप लगा है, मतलब तीन फिनाइल ग्रुप, एक फिनाइल ऐसे बना दो, दूसरा फिनाइल ऐसे बना दो, तीसरा फिनाइल ऐसे बना दो, यहां नेगेटिव चार्ज है। यहां बोल रहा तीन मिथाइल ग्रुप, मतलब एक मिथाइल ग्रुप ऐसे बना दो, दूसरा मिथाइल ग्रुप ऐसे, तीसरा मिथाइल ऐसे, और यहां पर नेगेटिव चार्ज। और चौथा है आपके पास H, यहाँ H, और ये हो गया नेगेटिव चार्ज। एनालाइज करिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी भी रूप में लगा रहेगा, कार्बन आयन को स्टेबल बनाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किसी रूप में लगा रहेगा, कार्बन आयन को अनस्टेबल बनाएगा। सोचिए ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कौन सा इफेक्ट लगा है? क्या रेजोनेंस है? नहीं। हाइपर कंजुगेशन है? नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट है? हाँ। ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ sp हाइब्रिडेशन है, दैट मींस इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा है, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, दैट मींस यहाँ -i ग्रुप लगा हुआ है, मतलब s कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचा जा रहा है, और जब खींचा जा रहा है तो दैट मींस इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। बस में आगे इधर आ जाओ, तो इधर आपको दिखाई दे रहा है A डबल बॉन्ड भी C पे नेगेटिव, दैट मींस ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। ये किसमें है? रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, दैट मींस इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इधर भी रेजोनेंस है, इधर भी रेजोनेंस है, इधर भी रेजोनेंस है, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर इस CH3 का +i लगा हुआ है जिसको अनस्टेबल बना रहा है, इस CH3 का भी +i लगा हुआ है जिसको अनस्टेबल बना रहा है, और इस CH3 का भी +i लगा हुआ है जिस कार्बन आयन को अनस्टेबल बना रहा है। तो यही तो पूछा है कि लीस्ट स्टेबल कार्बन आयन बताइए, और जो लीस्ट स्टेबल कार्बन आयन बनाइए तो यहाँ तीन तरफ से +i का रिपल्सन मिल रहे हैं, यहाँ रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी मिल रही है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड का -i की वजह से स्टेबिलिटी मिल रही है, s कैरेक्टर ज्यादा होने से स्टेबिलिटी मिल रही है, और यहाँ रेफरेंस वैल्यू H, रेफरेंस वैल्यू H। तो ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेशन है, ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉल है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए इन चारों में सबसे कम स्टेबल कौन सा है, तो सबसे कम स्टेबल जो है वो आपका यही वाला मॉलिक्यूल है, दैट इज आंसर C। लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन, कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है। सोचिए अच्छा क्वेश्चन है, इससे बच्चे फंस सकते हैं। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है?
तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर जो निकल के आएगा वो आंसर ये निकल के आएगा कि उनको ऐसा लगेगा कि ए डबल बॉन्ड बी सी पे माइनस, दैट मींस रेजोनेंस, ए डबल बॉन्ड बी सी पे माइनस, दैट मींस रेजोनेंस, ए डबल बॉन्ड बी सी पे माइनस, दैट मींस रेजोनेंस। तो उनको ऐसा लगेगा यहाँ तीन तीन फिनाइल का माइनस एम लगा हुआ है और यहाँ केवल इस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, माइनस आई की बात कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लगेगा कि ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। दैट मीन्स इसकी स्टेबिलिटी हम क्या बोल रहे हैं, ज्यादा होगी, और इसकी स्टेबिलिटी हम क्या बोल रहे हैं, कम होगी। इसका और अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है, एसिड में इसमें प्रोटॉन डाल दे और ये हो गया आपका टर्मिनल अल्काइन, ठीक है, और इसमें अगर प्रोटॉन डाल दे तो ये हो गया पीएच, यहाँ हो गया पीएच, यहाँ हो गया पीएच और ये हो गया एच, ये तो बना। तो याद रखिएगा कि जो एसिडिक कैरेक्टर के आगे कभी बात किया जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर का आगे कभी बात किया जाएगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के ऊपर ही फोकस करना होता है। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनने वाला है वो ये बनने वाला है, और इसका कॉन्जुगेट बेस बेस बनने वाला है वो ये बनने वाला है, और ये कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, ये कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल है। तो एसिडिक कैरेक्टर का जो ऑर्डर निकलेगा वो ऑर्डर कुछ इस तरीके का निकलेगा। तो मैक्सिमम बच्चे ऐसा हो सकते हैं कि इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा बोलें, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बोलें, इसका एसिडिक कैरेक्टर कम बोलें, इसकी स्टेबिलिटी कम बोलें। लेकिन याद रखिएगा इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, इसका एसिडिक कैरेक्टर कम। एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि इसका पीके वैल्यू लगभग 25 के आसपास आता है और इसका पीके वैल्यू लगभग 31 के आसपास आता है। तो जिसका पीके वैल्यू जितना कम होता है उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होता है, और जिसका पीके वैल्यू जितना ज्यादा होता है उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना कम होता है। एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे लीस्ट स्टेबल लिखा था तो हो सकता है कि आपके आंसर यहाँ आपने बना लिया होगा, लेकिन अगर कभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टेबिलिटी पूछ लेता तो हो सकता था आप वहां पर फंस जाते। ठीक है, केयरफुल रहिएगा। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कार्ब एनायन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे 4 कार्बन आयन दे दिए हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी पूछ रहे हैं। ए में कह रहे हैं तीसरा, फिर पहला, फिर चौथा, फिर पहला, फिर बी में तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर चौथा, सी में पहला, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर चौथा, और डी में तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर चौथा। एनालाइज करिए, सोचिएगा। अरेंज द फॉलोइंग कार्ब एनायंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। कार्ब एनायन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सोचिए, कार्ब एनायन, कार्ब एनायंस आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, और अगर कार्ब एनायन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं, इन्हीं नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करना है जिससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो अगर इस नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करना है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी भी रूप में लगे रहेंगे, चाहे वो आपका -m के रूप में लगे हों, चाहे -i के रूप में लगे हों, इसको क्या करेंगे, स्टेबल बनाएंगे। लेकिन कभी रेफरेंस वैल्यू H होगा, तुलनात्मक कम स्टेबल होगा। लेकिन अगर कभी इसी से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया जाए, +m लगा दिया जाए, हाइपर कंजुगेशन लगा दिया जाए, +i लगा दिया जाए, तो ये रिपल्सन क्रिएट करेगा, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी भी रूप में लगे रहेंगे, दैट मींस स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसी भी रूप में लगे रहेंगे, स्टेबिलिटी गिराएंगे। और सोचिएगा यहाँ बेंजाइल कार्बन आयन दे रखा है और इसी बेंजाइल कार्बन आयन के पैरा पे CH3, पैरा पे NO2 और पैरा पे OCH3 को लगाकर क्वेश्चन बनाया है। और यहाँ जब पैरा पे कुछ भी लगा हुआ नहीं है तो इनडायरेक्टली है क्या, यह H लगा हुआ है। तो सोचिएगा यहाँ पे ए डबल बॉन्ड बी सी पे माइनस, दैट मींस नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ए डबल बॉन्ड बी सी पे माइनस, दैट मींस नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ए डबल बॉन्ड बी सी पे माइनस, दैट मींस नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। तो सोचिए नेगेटिव चार्ज यहाँ आ चुका है, नेगेटिव यहाँ आ चुका है, नेगेटिव यहाँ आ चुका है, और जो नेगेटिव यहाँ आ चुका है दैट मींस नेगेटिव के बगल में CH3, नेगेटिव के बगल में NO2, नेगेटिव के बगल में OCH3, यहाँ नेगेटिव के बगल में रेफरेंस में H। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी भी रूप में लगा रहेगा, इसको स्टेबल बनाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसी भी रूप में लगा रहेगा, इसे अनस्टेबल बनाएगा। तो सोचिए यहाँ H क्या है, ये H आपका रेफरेंस वैल्यू, ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। यहाँ CH3 क्या है, यहाँ CH3 आपका +i से इसको रिपल्सन क्रिएट कर रहा है। अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बगल कार्बन के पास हाइड्रोजन, तो हाइपर कंजुगेशन से नेगेटिव यहाँ पहुंचाएगा, हाइपर कंजुगेशन से नेगेटिव यहाँ पहुंचाएगा, और ये नेगेटिव नेगेटिव कहीं कहीं रिपल्सन क्रिएट करने लगेंगे। बस में आगे, तो इसका मतलब अगर हाइपर कंजुगेशन का टर्म समझाऊं तो भी हाइपर कंजुगेशन से भी उसको अनस्टेबल बना रहा है।
यहाँ अगर देखें तो यहाँ आपके पास है क्या, ये नेगेटिव जब यहाँ पहुंच चुका है NO2 है, तो यहाँ NO2 -M से -I से इसको स्टेबल बना रहा है। और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, तो ए के पास नेगेटिव चार्ज, बी के ऊपर लोन पेयर, दैट मींस होगा क्या, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा। और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन दैट मींस ये +M से इसको कहीं ना कहीं आपका अनस्टेबल बना रहा है। +M ऐसा सोचो कि यहाँ ए डबल बॉन्ड भी सी के पास लोन पेयर, यहाँ से नेगेटिव यहाँ गया, यहाँ से नेगेटिव यहाँ गया और रिपल्सन क्रिएट किया। तो ये +M से रिपल्सन क्रिएट कर रहा है, ये -M से सोचो ए डबल बॉन्ड भी सी डबल बॉन्ड पॉजिटिव यहाँ आया, फिर पॉजिटिव यहाँ आया और नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बना देगा। तो इसका मतलब कि ये -M से स्टेबल बना रहा है, ये +M से अनस्टेबल बना रहा है, ये +I हाइपर कंजुगेशन अनस्टेबल बना रहा है और रेफरेंस वैल्यू है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कहाँ देखी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आपको देखी थर्ड, क्योंकि डिक्रीजिंग में पूछ रहा है इसलिए कहानी में हो गया थर्ड। फिर रेफरेंस कोई भी रिपल्सन नहीं है, फिर +I हाइपर कंजुगेशन, यहाँ +M, तो ये कम रिपल्सन क्रिएट करेंगे, दैट मींस हो गया सेकंड, और ये सबसे ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करेंगे, दैट मींस हो गया फोर्थ। तो यही तुम्हारा आंसर है, यही मिला लेना है, तीसरा पहला ठीक है, फिर दूसरा चौथा कह रहा है वहां नहीं है, तीसरा दूसरा कह रहा है, पहला तीसरा कह रहा है, तीसरा पहला फिर दूसरा चौथा, यही हमारा आंसर है। इसके लिए हमने आपको ये भी बोला होगा कि यहाँ पे अगर कोई ग्रुप लगा हुआ होता है, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है तो सारा का सारा फोकस आपको इसी कार्बन करना होता है कि इनमें जो ग्रुप लगे हुए हैं ये ग्रुप यहाँ पर किस तरह का चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ तो ये बॉन्ड बना लेगा, लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पर नेगेटिव भी क्रिएट हुआ तो दैट मींस रिपल्सन क्रिएट करेगा। तो अगर मैं OCH3 के बारे में सोचूं तो यहाँ नेगेटिव क्रिएट करेगा, दैट मींस रिपल्सन होगा। NO2 के बारे में सोचो तो यहाँ पॉजिटिव होगा, अट्रैक्शन होगा। CH3 के बारे में सोचो तो नेगेटिव होगा, रिपल्सन होगा। ऐसे रेफरेंस वैल्यू है। तो क्वेश्चन आपको कायदे से इससे लगाना चाहिए था, लेकिन समझाने के लिए मैंने ऐसे भी आपको बता दिया, इसके हिसाब से भी सोच सकते हो। बस ये दिमाग में रखिएगा कि ऑर्थो पैरा पे सारा इफेक्ट देखना होता है, मेटा पे केवल आई देखना होता है। तो चूंकि ये पैरा पे ही था तो इसलिए सारा इफेक्ट देखना होता है, तो सारा इफेक्ट देखना होता है, सारा इफेक्ट देखना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे +I हाइपर कंजुगेशन दोनों देखा, या -M -I दोनों देखा, यहाँ केवल +M देखा। बस में आ गई। तो फ्यूचर में इस तरह से क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपके पास क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कार्ब एनायन the first one is more stable than second। ए ऑप्शन दे रहा है CF3- दूसरा CCl3-, इन दोनों में, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड के ऊपर माइनस, यहाँ सिंगल बॉन्ड के ऊपर माइनस, यहाँ फिनाइल के ऊपर माइनस, यहाँ C3 मिथाइल माइनस और यहाँ CH3-। एनालाइज करिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कार्बेनाइल द फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। हमारा फोकस कहाँ है, फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, मतलब इन दोनों में इसके बारे में, इन दोनों में इसके बारे में, इन दोनों में इसके बारे में और इन दोनों में इसके बारे में। फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। सोचिएगा इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है। एक केस में कार्बन जिसपे यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ नेगेटिव चार्ज लगा है। एक केस में यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ नेगेटिव चार्ज लगा है। तो बच्चा फंसेगा, क्या सोचेगा, -I, फ्लोरीन का -I ज्यादा होता है, क्लोरीन का -I कम होता है, दैट मींस इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है, ऐसा सोचेगा। और सोचेगा ए आंसर सही है, आगे देखेगा ही नहीं, आंसर बना लेगा। सही है नहीं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या पढ़ाया है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर यहाँ कार्बेनाइन है और बगल वाले एटम के पास अगर वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो होता क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में चला जाता है, और जब इसका इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में चला जाता है तो इसी को हम नाम देते हैं डी पाई पी पाई रेजोनेंस है। तो इसमें हम डी पाई पी पाई रेजोनेंस की बात करते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ाता है। और जितना ज्यादा इसके साइज ऑफ ऑर्बिटल बड़ा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन फैलेगा, उतना ज्यादा मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो कभी कार्बन के बगल में यहाँ पे आयोडीन हो जाए, कभी कार्बन के बगल में यहाँ पे ब्रोमीन हो जाए, कभी कार्बन के बगल में क्लोरीन हो जाए और कभी कार्बन के बगल में फ्लोरीन हो जाए। तो केयरफुल रहिएगा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। बात में आ गई कि यहाँ पर डी पाई पी पाई रेजोनेंस की बात हो रही है, डी पाई पी पाई रेजोनेंस की बात हो रही है, डी पाई पी पाई रेजोनेंस की बात हो रही है, और यहाँ पे केवल -I की बात हो रही है। तो दैट मींस ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है, दैट मींस आंसर नहीं है।
याद रखिएगा, हेलो फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है कि CHF3, CHCl3, CHBr3, CHI3, ऐसा पूछ लेगा कि इसमें बताइए किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, किसका कम है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्डर बताइए। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बना, ये बना C और यहाँ F3 माइनस, ये बना CCl3 माइनस, ये बना CBr3 माइनस और ये बना CI3 माइनस। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसकी स्टेबिलिटी और कम है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। और जो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है तो जो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर निकलेगा वो ये निकलेगा। जल्दबाजी में ऐसा हो सकता है कि बच्चा इसको सबसे ज्यादा एसिडिक बोले, लेकिन ये सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, याद रहेगा। गुड, चलिए इस पे आते हैं। ये दूसरे केस में हम लेके चल रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड और इस ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहां लेके चल रहे हैं डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो होगा क्या, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड का माइनस आई लगा है, इस कैरेक्टर ज्यादा है, यहाँ डबल बॉन्ड का माइनस लगा है, इस कैरेक्टर कम है। तो दैट मींस यहाँ इस कैरेक्टर ज्यादा होने से अगर ये ज्यादा खींच रहा है, दैट मींस इस नेगेटिव चार्ज को ज्यादा डिस्पर्स करेगा इंडक्टिव इफेक्ट से, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है, तो पहला इज मोर स्टेबल देन सेकंड, तो आंसर हमारा यही निकला, पहला इज मोर स्टेबल देन सेकंड। जरा इनको देख लेते हैं। जो इस वाले केस में आए तो यहाँ पर है क्या, सिंगल बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ आए तो आपके पास क्या है, बेंजीन या फिनाइल, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो कभी बच्चा ऐसा हो सकता है कि सोच लेकर एरोमेटिक है, इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर है क्या, डबल बॉन्ड का माइनस आई लगा है जिसको स्टेबल बना रहा है, यहाँ CH2 प्लस आई लगा है जिसको अनस्टेबल बना रहा है। तो दैट मींस इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। यहाँ डबल बॉन्ड का माइनस आई, इधर से भी डबल बॉन्ड का माइनस आई, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है। चौथे में आ जाओ। तो चौथे में एक कार्बन 3 मिथाइल, एक कार्बन पे 3 मिथाइल, और यहाँ पे बोल रहा है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे H, यहाँ C, H और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ CH3 का प्लस आई लगा है, यहाँ CH3 का प्लस आई लगा है, यहाँ पे CH3 का प्लस आई लगा है। लेकिन ये क्या है, H रेफरेंस वैल्यू, H रेफरेंस वैल्यू, H रेफरेंस वैल्यू। तो यहाँ तीन तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट इसको अनस्टेबल बना रहे हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी कम और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो इन चारों में पहले की स्टेबिलिटी दूसरे की स्टेबिलिटी से ज्यादा कहाँ दिखाई दे रहा है, इसी बी में दिखाई दे रहा है। तो बताओ फ्यूचर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे। गुड, आपके पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन इज एरोमेटिक। यहाँ पे 4 कैटायन लिखे हैं, 4 मेंबर रिंग के ऊपर 2 पॉजिटिव है, 3 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव, 5 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव, 7 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव, और ए ऑप्शन सेकंड फोर्थ, बी ऑप्शन फोर्थ, सी ऑप्शन फर्स्ट सेकंड फोर्थ, और डी ऑप्शन सेकंड थर्ड फोर्थ। चलिए एनालाइज करिए। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन इज एरोमेटिक। फोकस किस पे है, एरोमेटिक पे है। तो इसका मतलब डेफिनेशन पे आ जाइए। किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए उसे कितनी कंडीशन फुलफिल करनी है, उसे कंडीशन फुलफिल करनी है 4। पहली कंडीशन क्या है कि सिस्टम शुड बी साइक्लिक, मॉलिक्यूल के अंदर कम से कम एक रिंग होनी चाहिए। अगर सिस्टम साइक्लिक नहीं है, मॉलिक्यूल के अंदर रिंग नहीं है, दैट मींस कभी भी कंपाउंड एरोमेटिक नहीं हो सकता है। दूसरा, ईच एटम ऑफ द साइकिल मस्ट बी sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड, मतलब जितने एटम ने साइकिल का फॉर्मेशन किया है, इन हर एक एटम का हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp2 या sp। तीसरा, मॉलिक्यूल एज ए होल मस्ट बी प्लानर और नियरली प्लानर, मतलब पूरे मॉलिक्यूल का शेप ओवरऑल प्लानर होना चाहिए या नियरली प्लानर होना चाहिए। और चौथा क्या है, टोटल नंबर पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग मस्ट हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इन नंबर। तो दैट मींस यहाँ जो पाई बॉन्ड बना है, इस पाई इलेक्ट्रॉन के नंबर को काउंट करना है। अगर ये नंबर 4n+2 को फॉलो करते हैं तब कंपाउंड एरोमेटिक होगा। 4n+2 को फॉलो करना है, इसी को मैथमेटिकली जिन साइंटिस्ट ने बोला, उन साइंटिस्ट का नाम क्या था, हक्कल, इसलिए बोल देते हैं हक्कल्स रूल। तो दैट मींस सिस्टम साइक्लिक हो, sp2 sp हो, मॉलिक्यूल का शेप प्लेनर हो, 4n+2 को फॉलो करे, दैट मींस हक्कल रूल को फॉलो करे, ऐसे कंपाउंड को बोलना है एरोमेटिक है। सिस्टम में एक पॉजिटिव हो, 2 पॉजिटिव हो, से कोई लेना देना नहीं है। कार्बन आयन हो, न्यूट्रल हो, सब जगह एरोमेटिक की बात हो सकती है। इवन आपका ऑर्गेनिक में भी, इवन इनऑर्गेनिक में भी हर जगह एरोमेटिक की बात हो सकती है, बशर्ते मॉलिक्यूल इन चारों कंडीशन को फुलफिल करे।
सोचिए, पहली कंडीशन क्या है, सिस्टम को साइक्लिक होना है। दूसरा क्या है, साइकिल बनाने वाला हर एटम का हाइब्रिडेशन sp2 या sp होना है। तीसरा क्या है, मॉलिक्यूल का सेट प्लेनर होना है। और चौथा क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन को नंबर 4n+2 को फॉलो करना है। n की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2, ये तो 0 हो गया, 2 बन गए। n की वैल्यू अगर 1 कर दें तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6, n की वैल्यू 2 कर दें तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, n की वैल्यू 3 कर दें, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 14। ये तो देखना है, एनालाइज करो। सोचो, सिस्टम साइक्लिक है, साइकिल बनाने वाला हर एक एटम sp2 है, मॉलिक्यूल का शेप प्लेनर है और टोटल वर्क पाई इलेक्ट्रॉन 2 हैं। दैट मींस इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, चारों कंडीशन फुलफिल है, दैट मींस एरोमेटिक है। सिस्टम साइक्लिक है, साइकिल बनाने वाला एटम sp2 है, मॉलिक्यूल का शेप प्लेनर है, टोटल और पाई इलेक्ट्रॉन 2 हैं। दैट मींस अगेन इस कंडीशन को फुलफिल किया, इनडायरेक्टली इन चारों को फुलफिल किया, एरोमेटिक है। लेकिन ध्यान से इसको देखो, सिस्टम साइक्लिक है, sp2 है, प्लेनर है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर केवल 4 है। और जो पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर केवल 4 है बेटा, तो ये एरोमेटिक नहीं है, कैसा है, एंटी एरोमेटिक। मतलब एंटी एरोमेटिक की पहली 3 कंडीशन सेम होती है, सिस्टम साइक्लिक, sp2 प्लेनर, लेकिन 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं एंटी एरोमेटिक और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए दैट मींस एरोमेटिक। दैट मींस ये कंपाउंड कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक। जब यहाँ पे आ जाओ तो अगेन सिस्टम साइक्लिक है, साइकिल बनाने वाला हर एटम sp2 है, मॉलिक्यूल का शेप प्लेनर है और पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 2 3 4 5 6 दैट इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो सिस्टम साइक्लिक भी है, sp2 भी है, प्लेनर भी है, 4n+2 को फॉलो भी कर रहा है, दैट मींस ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है। तो यही तो देख लेना है कि किसमें पहला दूसरा चौथा है, तो इसमें दूसरा चौथा है, इसमें चौथा है, इसमें पहला दूसरा चौथा है, यही हमारा आंसर है। और सी में दूसरा तीसरा चौथा है, दैट मींस भूल जाओ। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा बेटा कि किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए उसे 4 कंडीशन को फुलफिल करना है। पहली कंडीशन, सिस्टम साइक्लिक हो। दूसरी कंडीशन, साइकिल बनाने वाला हर एटम sp2 या sp हो। तीसरी कंडीशन, मॉलिक्यूल का शेप ओवरऑल प्लेनर हो। और चौथी कंडीशन, टोटल नंबर पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग 4n+2 को फॉलो करे। बताओ, फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।